हमारे जीवन में भी सभी संस्कारों का अगर समन्वय योग्य समय में हो जाता है तो हमारा भी ये जीवन व्यवस्थित रूप से चलता है। सारे संस्कारों को अगर आप सूक्ष्म तरीके से देखते हैं तो ये जो संस्कार है ये हमारे जीवन और इस समाज के कल्याण के लिए ही होता है। तो इसीलिए इन संस्कारों को जानना और इन संस्कारों का महत्व जो समझना और तत्त काल में उस संस्कारों का आत्मसात करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये न केवल ज्योतिषी का कर्तव्य है या न केवल धर्मशास्त्रीय अध्ययन जिसने किया है उसका कर्तव्य है, ये तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, क्योंकि इसमें हमारा जो जीवन का जो व्यवस्थापन है वो हो जाता है। यहाँ आपको सामने जो संस्कार जो शब्द है उसकी जो प्रक्रिया है उसका यहाँ संस्कृत में उसका विश्लेषण दिया है। संस्क्रियते अनेन इति संस्कारः सुवर्ण रजतादयः खनिजाः विशेष वैज्ञानिक संस्कारेण यथा अग्नौ शुद्धाः भवन्ति तथैव विभिन्नैः संस्कारैः पुरुषाः समाजे मानव रत्नत्वम् आप्नुवन्ति। यह एक वाक्य आपके सामने दिख रहा है। सुवर्ण रजतादयः खनिजाः, ये जो सुवर्ण हो या रजत हो ये सब खनिज पदार्थ है। जब इसको भी अग्नि इत्यादि के द्वारा जब हम संस्कृत करते हैं या उसका संस्करण करते हैं तभी वो प्रकाश और उसका जो स्वभाव है या उसका जो महत्व है वो बढ़ता है। उसी प्रकार समाज में पुरुष मतलब स्त्री पुरुष सभी, उनको अगर संस्कृत या संस्कार के द्वारा ही वो भी समाज में रत्न, जितने प्रकार से रत्न महत्वपूर्ण होता है, रत्नों में सुवर्ण हो रजत हो, उसी प्रकार समाज में भी मानव एक रत्न जितना महत्व है उतना ही महत्व पाता है। आचार्य व्यास के अनुसार जो संस्कार है 16 कहे गए हैं। ये 16 संस्कारों के नाम आपको अगले इसमें स्लाइड में दिखाई देंगे। ये 16 संस्कारों में गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जातकर्म च नामक्रिया निष्क्रमणे अन्नप्राशनम अन्नाशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कार 16 स्मृताः। ये व्यास स्मृति का वचन है। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर अग्नि संग्रह तक, अर्थात गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि जो संस्कार है वहां तक कुल 16 संस्कार यहां बताए गए। तो उसमें गर्भाधान संस्कार हो गया। उसके बाद दूसरा जो संस्कार है वो पुंसवन संस्कार, और तीसरा जो संस्कार है वो सीमंतोन्नयन, चतुर्थ जो है वो जातकर्म, पंचम जो है वो नामकरण, छठा संस्कार है निष्क्रमण, सप्तम जो है अन्नप्राशन, और 8वां संस्कार चूड़ाकरण, 9वां संस्कार कर्णवेध, और 10वां संस्कार विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12वां जो संस्कार है वो वेदारंभ, और 13 केशांत, और 14वां संस्कार समावर्तन, 15 विवाह, और 16 अंत्येष्टि। तो ये जो संस्कार है इनके लिए इनका और काल या ज्योतिष इसका क्या संबंध है, ये स्वाभाविक रूप से आपके सामने ये प्रश्न आता है। देखिए, कोई भी कार्य या कोई भी काम करने से पहले
हमें ये सोचना पड़ता है ये कब करना है, और ये कब करने से उसका फल हमें प्राप्त होगा। सर्वेपि सर्वमपि कार्यं यदि योग्य काले अस्माभिः क्रियते तर्हि अस्माभिः योग्यं फलम् अस्माभिः प्राप्यते। तस्मात् योग्य कालस्य निर्धारणं कर्तुं ज्योतिष शास्त्रं प्रवर्तते। तो योग्य समय का निर्धारण हमें पंचांग या ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। इसीलिए ये गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक के जो 16 संस्कार है, उन संस्कारों का मुहूर्त के रूप में काल निर्धारण ज्योतिष के अनेक मुहूर्त ग्रंथों में किया गया। उसमें मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ हो या मुहूर्त पदवी हो, मुहूर्त माधवी हो या मुहूर्त रत्नम हो, इस प्रकार के अनेक ज्योतिष के मुहूर्त के ग्रंथ हमारे ज्योतिष शास्त्र के साहित्य में उपलब्ध है। तो उसमें ये हो सकता है कभी उसमें आपस में भेद हो सकता है, ग्रंथ से ग्रंथ में कुछ प्रसंगवश या कुछ संदर्भ में उसका जो काल है या उस कुछ पक्ष इत्यादि, कुछ मास इत्यादि, कुछ तिथि में भेद हो सकता है, लेकिन सभी संस्कारों के लिए सविस्तर काल निर्धारण या उसको मुहूर्त के रूप में हमारे ये ज्योतिष के मुहूर्त ग्रंथों में उपलब्ध है। तो देखिए अभी सभी संस्कारों में काल की विशेष भूमिका है। संस्कारों के काल निर्धारण में पंचांग एक प्रमुख साधन है। मैं समझता हूं ये काल की कक्षा है और भारतीय कालमान, तो पंचांग के बारे में आपको पूर्व ज्ञान होगा ही। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये जो 5 अंग है, इन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा और इनके साथ पक्ष और मास और अयन, कदाचित ऋतु, इनका भी जोड़ एक मुहूर्त निर्धारण में होता है। इतना ही नहीं, जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का हैं, और जो संस्कार जिसको करना है उसको हम ये मुहूर्त में वह कार्य करने के लिए हम उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा है संस्कारों के काल निर्धारण में व्यावहारिक कालमान, जिस प्रकार से सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान और सावनमान, इसका भी विशेष महत्व है। कुल कालमानों की जो संख्या अगर देखेंगे तो 9 प्रकार की, लेकिन व्यवहार में जो हमें अपेक्षित है ये सौर, चांद्र, नक्षत्र, सावन, इसका विशेष महत्व है। चूड़ाकर्म और उपनयन, यह जो संस्कार है इसमें विशेष रूप से गोचर में गुरुबल होना अत्यंत अपेक्षित है। इतना ही नहीं, इसमें अयन का भी महत्व है। जब उत्तरायण का सूर्य होगा या जब उत्तरायण शुरू होगा तभी उपनयन, चूड़ाकर्म, यह शास्त्र में उल्लेख है। उपनयन इत्यादि जो कर्म है वो उत्तरायण में विशेष रूप से करने हैं। और विवाह आदि में तो शुक्र का अस्त होना ये भी वर्जित है। तो इसीलिए संस्कारों का जो काल निर्धारण करना है ये सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन पंचांग के माध्यम से और तत्कालीन ग्रह स्थिति के आधार से ताराबल इत्यादि के विचारों के साथ एक समीकरण बना के उसका हम काल निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो संस्कार और काल, ये एक संस्कार है, ये काल के आश्रित है। कोई भी काम
तत्त वर्ष में करना है। जैसे यहाँ गर्भाधान संस्कार है, तो गर्भाधान संस्कार के लिए भी विशेष रूप से काल की सीमा बताई है, कब गर्भाधान संस्कार करना है। गर्भाधान के बाद जो पुंसवन संस्कार है उसका भी काल निर्धारण किया है। देखिए, संस्कारों का निर्धारित काल में यहाँ आचार्यों ने सभी संस्कारों के लिए विशिष्ट काल का निर्धारण किया। यहाँ देखिए, स्वातौ हस्ते अनुराधायाम रोहिण्याम वा श्रवत्रये उत्तरे मार्गशीर्षे च शुभा है समरात्रिषु गर्भाधानम प्रशस्तम स्यात् स्ते चंद्रे युगांशगे। तो ये जो नक्षत्र दिए हैं यहाँ, स्वाति, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और तीन उत्तराद से आपको उत्तराभाद्रा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, ये तीन नक्षत्र मिलके तीन उत्तर, मृगशिरा और शुभवार, ये जो है इनमें जो है गर्भाधान का जो संस्कार ये है वो शुभ फलदायी होता है। तो इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार में भी आपको सविस्तर से ज्योतिष के मुहूर्त ग्रंथों में गर्भाधान संस्कार का जो काल है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन संस्कार, क्योंकि ये जो तीन संस्कार है ये जन्म से पहले है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ये जन्म से पहले संस्कार है। इसमें द्वितीय व तृतीय व मासी पुंसवनम स्मृतम मासे षष्ठे अष्टमे वाद्ये गर्भे सीमंतकम विदुहु इति। यहाँ जो पुंसवन संस्कार है, पुंसवन संस्कार देखिए तृतीय मासी, द्वितीय व तृतीय यहां लिखा है। पुंसवन के बारे में लोगों में इस प्रकार का एक भ्रम है। ये पुंसवन संस्कार पुरुष या बालक इसके प्राप्ति के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से, सामान्य जो है वो इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन शास्त्रानुरोध से यह बताया जा रहा है कि आज के जो वैज्ञानिक युग में तीसरे मास में पुंसवन संस्कार करना कुछ अटपटा सा लगता है। जब गर्भाधान के समय ही पुरुष व स्त्री का निर्धारण हो गया तथा वैज्ञानिक भी ऐसे ही मानते हैं कि पहले ही स्त्री या पुरुष इसका निर्धारण हो जाता है, ये समाज में जो भ्रांति है पुंसवन संस्कार पुरुष प्राप्ति के लिए, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, ये भ्रम है। वस्तुतः ये पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, ये संतान जो है उसकी जो पुष्टि है, उस गर्भ की पुष्टि के लिए किया जाता है। मैं यहाँ इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि पुंसवन में जो पुम शब्द है वो व्यापक अर्थ में लेना है, और वो पुम पुरुष या ये पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है। पुत्र हो या पुत्री हो, उस गर्भ के पुष्टि के लिए किया जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना होगा। पुम सवन, तो ये इसका इतना ही शाब्दिक अर्थ होता है। ये पुम शब्द से पुत्र या पुत्री दोनों और उसकी गर्भ की पुष्टि होती है, इसके लिए यह संस्कार किया जाता है। इस भ्रम से हमें बाहर आना ही होगा। इसके बाद ये गर्भस्थ जो बीज है, इस दोषों का निवारण भी इस संस्कार से किया जाता है।
वही मैं फिर से यह दोहराना चाहूंगा, यहाँ पुंस शब्द को संतान का उपलक्षण मानना चाहिए। संतान का उपलक्षण पुत्र या पुत्री दोनों बराबर। इसका प्रयोजन मात्र गर्भ की पुष्टि है, न कि पुरुष या स्त्री, ये पुरुष इसका यहाँ उल्लेख करना है। ये इसलिए मैंने इसको दोहराया। यह गर्भधारण के तीसरे मास में होता है और आधान पुंसवन तो आधान के बाद ये पुंसवन किया जाता है। तो पुंसवन का भी विशेष काल दिया गया है। उसके बाद गर्भ से दूसरे तथा तीसरे मास में ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। गर्भ से छठे व आठवें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। देखिए, सीमंतोन्नयन संस्कार ये जो गर्भ प्रतिष्ठा के बाद चौथे मास में अथवा पुंसवन के साथ ही समय में क्रमशः यह संस्कार होते हैं। दोनों इसमें मतमतांतर है। तीसरे चौथे के बाद करना है, कुछ मत इस प्रकार के भी है। उसके बाद गर्भ प्रतिष्ठा के बाद चौथे मास में इसको करना है, ये भी प्रथा है। क्रमशः करना है, ये भी है। ये भी गर्भ रक्षा एवं सौभाग्य वृद्धि के लिए, अर्थात स्त्री के स्वास्थ्य की रक्षा, इसका मुख्य प्रयोजन है। कुछ विद्वानों ने इसको छठे एवं आठवें महीने में भी करने का प्रावधान और उसके लिए मुहूर्त सूचित किए। तो इस प्रकार से ये जो सीमंतोन्नयन जो संस्कार है, ये विशेष रूप से गर्भ की रक्षा और स्त्री के स्वास्थ्य का ही मुख्य इसमें प्रयोजन है। तो सबसे पहले, जन्म से पहले ये 3 संस्कार बताए गए। एक हुआ जो सबसे प्रथम जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके बाद वाला जो संस्कार है, यह नामकरण संस्कार दिया गया, लेकिन इसके बीच में एक संस्कार आता है जात कर्म। जात कर्म संस्कार जन्म से तुरंत जो करने वाला जो प्रथम संस्कार है, उसको जात कर्म संस्कार कहा गया। तो जात कर्म में मतलब उत्पन्न संतान का जो अरिष्ट है, उसके निवारण के लिए और आयु एवं आरोग्य के वृद्धि के लिए यह जात कर्म प्रसव के उपरांत किया जाता है। लेकिन आजकल के समाज में जो परिस्थिति है, उसके लिए यह संस्कार नामकरण के साथ या 10 या 12वें दिन के बाद भी करने की जो प्रथा है वो चली आई है। ये जो संस्कार का जो आचरण है, इसमें तत्त भौगोलिक दृष्टि के अनुसार और वहां के परंपरा के अनुसार आचरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसमें भी मतमतांतर है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन आचरण की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग हो सकती है। तो जात कर्म संस्कार के बाद जो करने वाला जो संस्कार है, वह है नामकरण संस्कार। देखिए, नामकरण संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि जातक या जन्म जिसका हुआ है, वह संतान, वह उस नाम से ख्याति समाज में
प्राप्त करता है। तो इसीलिए नामकरण संस्कार सूतक समाप्ति के पश्चात 10वें या 11वें दिन प्रत्येक परिस्थिति में 10 रातें बीत जाने पर नामकरण करते हैं। तो नामकरण संस्कार कब करना है? नामकरण संस्कार कुछ 11वें दिन में भी करते हैं प्रसव से, या 12 या 16 या 18, इन दिनों में नामकरण संस्कार करना चाहिए, ये शास्त्र में बताया है, या मासांत में भी बताया है। मासांत में जो 30 दिन, 30वें दिन या 27वें दिन ये नामकरण संस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये सभी शास्त्र या मुहूर्त, ये सभी क्या है, हमारे अनुकूल के लिए है। ये भी आप ध्यान रखिए, ज्योतिष शास्त्र, इसका जो काल हो या इसका मुहूर्त हो, ये सभी हमारे अनुकूल के लिए है, प्रतिकूल के लिए नहीं है। देखिए, प्रतिकूल के लिए होता तो यहाँ एक ही दिन बताते, यहाँ आपके पास कितने हैं दिन? 11 है, 12 है, 16 है, 18 है, 27 है, 30 है। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ दिखती है, लेकिन लोग इसको अलग प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, ये प्रतिकूल बनाता है, इस प्रकार से एक भ्रम समाज में पैदा करते हैं। ये जो संस्कार है या जो मुहूर्त है, ये हमारे अनुकूल के लिए है और हमारे कल्याण के लिए है। ये बात को सबको ध्यान में रखना होगा, तभी हम इससे विशेष प्रयोजन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नामकरण संस्कार में दिन का मान सावन मान से ग्रहण किया जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो दिन की गणना है वो सावन मान से होनी चाहिए। सावन मान की तो परिभाषा आप जानते हैं, उदयाद उदयम भानोः भूमि सावन वासरः। तो अर्थात एक उदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एक सावन दिन होता है। तो ये नामकरण हो गया। तो नामकरण में भी भद्रा हो, संक्रांति, ग्रहण हो, व्यतिपात को छोड़ना होगा। इसी प्रकार श्राद्ध दिन हो, मंगलवार हो, सायंकाल आदि में नामकरण नहीं करना चाहिए। दोपहर से पूर्व श्रेष्ठ व दोपहर में या मध्य दिन में जो अभिजित मुहूर्त है, यह श्रेष्ठ काल माना गया। तो इस प्रकार से जातक जो गर्भाधान से लेकर नामकरण तक संस्कारों में अलग अलग मुहूर्त और उसका अलग अलग आचरण हम देख सकते हैं। इसमें मुझे लगता है बहुत प्रश्न होंगे और बहुत आपको लगेगा नहीं, ये इस प्रकार से है, ये उस मास में भी विहित है, जो आपने बताया उससे अलग भी है। ये सब मैं स्वीकृत करता हूं, क्योंकि ये पहले ही मैंने बताया, ये आपको अनुकूल बनाने के लिए ही यह मुहूर्त और ये कल्याण करने के लिए ये ज्योतिष या धर्मशास्त्रीय या भारतीय सनातन परंपरा में ये दिया है। इसके बाद जो संस्कार है, ये अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन में रेवती द्वितीये पुष्ये पुनर्वसु अनुराधयो श्रवणादि त्रये हस्त तृतीये रोहिणी मृगे उत्तरायां शुभे लग्ने मीन मेषालि भिन्नगे षष्ठान मासी समय पुंसः पंचमाद विषमे स्त्रियः। अन्नप्राशनकम प्रोक्तम शुभ है सर्वसम्मतम। यहाँ सर्वसम्मतम करके दिया है, लेकिन कुछ सर्वसम्मत नहीं भी हो सकता है। लेकिन रेवती, ये जो अश्विनी इत्यादि जो नक्षत्र है,
इस पे अन्नप्राशन करना चाहिए। यहाँ अन्नप्राशन के लिए जन्म से पंचम जो मास है, मतलब संतान का जो पांचवा जो मास रहेगा, उसमें अन्नप्राशन का विधान बताया है। लेकिन देखिए कुछ इसमें छठे मास में भी बताया, लेकिन आज के समाज में जो आपको सजेस्ट करेंगे चौथे मास में भी, वो भी गलत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से मध्यम इससे और शास्त्रीय अगर दृष्टि से पांचवें मास में अन्नप्राशन का प्रावधान बताया। देखिए बालक को प्रथम बार अन्न की बनी चीज खिलाने अर्थात ठोस अन्न का आहार प्रथम बार देने का ही उसको अन्न प्राशन कहते हैं। प्राचीन परंपरा अनुसार षष्ठ मास में भी बताया, और उससे ऊपर सम मास में पुत्र का तथा पांचवें मास से आगे विषम मास में यथावसर कन्या का अन्न प्राशन करवाना है। उसमें भी बालक को चंद्रबल शुभ होने पर शुक्ल पक्ष रहे तो अवश्य यह आवश्यक है। तो इस प्रकार से अन्नप्राशन का जो मुहूर्त, अन्नप्राशन का जो समय यहां तय किया गया। अन्नप्राशन के जो बाद वाला संस्कार है, चूड़ाकरण। चूड़ाकरणम अर्थात, हेलो, आम् आचार्य श्रूयते। मेरी आवाज श्रूयते वा? आम् आम् श्रूयते। श्रूयते। अस्तु अनुजः, तद् अग्रिम स्लाइड भवतु चूड़ाकरण संस्कारस्य। महोदय तद् न स्थापितं, यतोहि मुख्य एव संस्कारः तत्र स्थापितः। अस्तु अस्तु अस्तु, तद् मया एव उच्यते। चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कारो नाम प्रथमवारं जातस्य कुमारस्य केशकर्तनं यत् क्रियते तस्य चूड़ाकरण संस्कारः इति। एकनिमेषम्। तस्य चूड़ाकरण संस्कारः इति। प्रथमवारं यदा तस्य केशकर्तनं क्रियते, चूड़ाकरण, यहाँ मैंने जब बताया अन्नप्राशन, अन्नप्राशन से नामकरण के बाद एक निष्क्रमण संस्कार भी है। उसके बाद अन्नप्राशन, उसके बाद चूड़ाकरण, चूड़ाकरण के बाद कर्णवेध संस्कार। ये जो कर्णवेध संस्कार किया जाता है, ये कर्णवेध, कर्ण अर्थात कान, उसका छेदन किया जाता है, वो बालक हो या बालिका, पुत्र हो या पुत्री हो। इसका भी विशिष्ट प्रयोजन बताया है। कर्णवेधन इत्यादि संस्कार जब किए जाते हैं तो उसमें बुद्धि की जो क्षमता है वो द्विगुणित हो जाती है। उस बालक के लिए स्वास्थ्य लाभ होता है, इसके लिए यह कर्णवेध संस्कार किया जाता है। कर्णवेध संस्कार के बाद विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यह जो है, यह व्रतबंध भी इसको कहते हैं। व्रतबंधस्तु विप्राणाम गर्भाद्वा जन्मतोष्टमे। तो यहाँ जन्मतो वा गर्भतो वा, तो 8 साल जब होते हैं तब ये संस्कार करना है। इसमें 2 प्रकार से है। गर्भाष्टमे, गर्भाष्टमे मतलब गर्भ में जब रहता है, वहां से
8वें में भी किया जा सकता है, वो सर्वतः श्रेष्ठ माना जाता है। या जन्म के बाद 8 साल, दोनों प्रकार है, दोनों स्वीकृत है। और उसमें भी गर्भाष्टमी जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। तो इसमें इस प्रकार से जन्म से 8वें वर्ष में यहाँ अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार बताया गया है, तो कब करना है तो ये आप देख सकते हैं ये स्लाइड। तो इसमें उपनयन संस्कार का मुख्य विषय इतना है और 2 है। उपनयन, उप मतलब एक तो समीप, नयन मतलब समीप ले जाना, मतलब गुरु के सम्मुख ले जाना या गुरु के समीप ले जाना, अर्थात वहां से उसका विद्या का आरंभ होता है, विद्यार्जन का आरंभ होता है। तो यह संस्कार, यह उप से 2 अर्थ लेना है। एक तो उप मतलब समीप, गुरु के समीप, और एक तो ऊर्ध्व, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो ऊर्ध्व गति की ओर जाए, ऊर्ध्व गति या उत्तरोत्तर जाए, या उस गति में तीक्ष्णता आए, बुद्धि में तीक्ष्णता आए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर उसका जो बौद्धिक जो क्षमता है वो बढ़े, इस हेतु उपनयन संस्कार का विधान है। तो उपनयन संस्कार में भी अलग अलग प्रकार है। यजुर्वेदी ऋग्वेदीय उपनयन जो है पद्धति है, यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के अलग अलग जो उसका प्रयोग है वो कुछ भिन्न है। और उसमें उपनयन के पश्चात वाला जो संस्कार है वो विवाह है। तो विवाह संस्कार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आज समय समाप्त होने वाला है। तो इस प्रकार उपनयन संस्कार का जो गौण फल यहाँ दिखाया, तो कब तक उपनयन करना चाहिए ये भी एक प्रश्न है ना। तो कब तक उपनयन कर, 8वें साल तक बताया, तो कब तक मैक्सिमम बताया, तो ये 16 साल तक ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए 22 तक, वैश्यों के लिए 24 तक ये उपनयन संस्कार में गौण काल होता है। तो मतलब करना है, एक तो बताया यहाँ करना है, अगर नहीं करे तो यहाँ तक तो अवश्य कीजिए। तो इस प्रकार से ये तो वर्णों का जो यहाँ बताया है, लेकिन मुझे लगता है जिसको भी विद्यार्जन करना होगा उनके लिए है। यहाँ ये जो वर्णादि व्यवस्था बताई ये कर्म से है। तो अगर जिस किसी का भी विद्यार्जन करना है, तो वेदारंभ करना है, तो उसको उपनयन संस्कार अवश्य करना होगा। तो इस प्रकार से संस्कार और काल ये बहुत विशिष्ट विचार है।